हाँ बच्चों, कैसे हो। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ डिके है क्या। अब इस लॉ ऑफ डिके का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखने वाले हैं। दिस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रुदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके। हाँ बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल देखा था और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डिके लॉ के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिके लॉ, जो डिके लॉ पिछले लेक्चर में हमने देखा उसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इस इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग उस एग्जाम्पल पर दोबारा से आते हैं। मान लो कि आप, ये एक पॉन्ड है, ये एक तालाब है। इस तालाब के अंदर बहुत सारे बबल्स हैं। ये देखो, मैंने बहुत सारे बबल्स बना रखे हैं, है ना। तो जब आप इस पॉन्ड पर गए तो आप पहुंचे इस समय पर जब टाइम टी हो रहा था। इस समय पर आप तालाब के किनारे पहुंचे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि कुछ बबल्स टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और यहां पर कुछ समय के बाद में अब बबल्स की संख्या कम हो गई है। तो आपने ये अनुमान किया कि आप जिस समय पर पहुंचे हो उस समय से पहले नंबर ऑफ बबल्स जो कि फूटने के लिए तैयार थे उनकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जब इनिशियल टाइम रहा होगा, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 रहा होगा, उस समय टोटल नंबर ऑफ बबल्स जो फूटने के लिए तैयार थे उनकी संख्या n0 थी। अच्छा, जिस समय आप पहुंचे, आप इस समय पहुंचे हो टाइम t इज इक्वल टू t पर, तो आपने ये देखा कि अभी और इस समय, मतलब कि टाइम t पर टोटल नंबर ऑफ बबल्स जो अवेलेबल थे टूटने के लिए, उनकी संख्या कैपिटल N है। अब आपने समय को बीतने दिया और समय बीतने के बाद, कितना समय बीतने के बाद, छोटा सा टाइम पीरियड dt को बीतने के बाद आपने ये देखा कि कुछ बबल्स फूट गए, और जो बबल्स फूट गए वो बबल्स यहां पर अनअवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो बबल्स फूट गए हैं वो बबल्स यहां पर अनअवेलेबल हैं। तो dt समय में कितने बबल्स फूटे, वो dn की संख्या में बबल्स फूट गए, ठीक है। तो जब आपका टाइम आगे बढ़ के t प्लस dt हो गया, तो इस टाइम पर अब जो बबल्स हैं उनकी संख्या, जो बबल्स t टाइम पर अवेलेबल थे, मतलब कैपिटल N, उसमें से dn जितनी संख्या बबल्स की अब कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि dt समय में dn की संख्या में बबल्स टूट गए। तो बच्चों, यदि कोई कहे कि बबल्स की संख्या में चेंज कितना आया, तो बबल्स की संख्या में जो चेंज आया है वो क्या होगा, इस समय पर t प्लस dt समय पर बबल्स की जो संख्या है वो n माइनस dn है। dn की जितनी संख्या में बबल फूट चुके हैं तो उतनी संख्या में बबल कम पड़ चुके हैं यहाँ के मुकाबले। तो हम कहेंगे कि फाइनली हमें dt समय के बाद जो बबल्स मिल रहे हैं वो बबल्स n माइनस dn है, ठीक है। तो फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, इनिशियली मतलब कि जब आप t इज इक्वल टू टी समय पर, जब आप t समय पर पहुंचे थे तो आपने कितनी संख्या में बबल देखे थे, कैपिटल N की संख्या में बबल देखे थे। तो अब आपके पास में कितने बबल, जो बबल्स की संख्या है उसमें कितना चेंज आया, तो इतना चेंज आया, ठीक है। तो यहां के मुकाबले, टाइम t के मुकाबले dt समय गुजरने के बाद जो बबल्स की संख्या में चेंज आया वो माइनस dn जितना चेंज आया।
ये माइनस साइन हमको क्या बताता है, वो ये बताता है कि यहाँ पर जो परिवर्तन, जो चेंज आया है ना, वो नेगेटिव चेंज है। मतलब कि यहाँ पर नंबर्स में कमी आई है, बबल्स की संख्या में कमी हो गई है। ठीक है, तो यदि कोई कहे कि आप बबल्स के फूटने का रेट बताइए, तो हम कहेंगे कि बबल्स की संख्या के फूटने का जो टाइम रेट है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितने बबल्स फूटे, इतने फूटे। ठीक है, तो यहां पर आर को क्या कहेंगे, रेट ऑफ फूटना, टाइम रेट ऑफ फूटना। अब बच्चों ये तो रहा बबल्स का एक एग्जाम्पल, है ना। अब हम समझते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं, अब हम कोर सब्जेक्ट पर आते हैं और हम ये कहेंगे कि हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और ये न्यूक्लियस इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पर n0 की संख्या में अवेलेबल हैं। किसके लिए अवेलेबल है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस है ना, तो ये तो आगे जाकर के डिके होने वाले हैं, डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं और खत्म होके ड्यूटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में टाइम t इज इक्वल टू 0 पर n0 की संख्या में हमारे पास में न्यूक्लियस अवेलेबल है जो कि अनडिकेड हैं, अभी इनका डिके नहीं हुआ है, मतलब अभी ये टूटे नहीं हैं और टूट करके अभी तक ये ड्यूटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जब कोई टाइम आगे बढ़ते हुए टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, तब कुछ यहां पर न्यूक्लियस टूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, डिके हो गए और डिके हो करके अब n की संख्या में न्यूक्लियस अवेलेबल है आगे डिके होने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस अवेलेबल टू डिसइंटीग्रेट, टूटने के लिए अवेलेबल न्यूक्लियस की संख्या टाइम t इज इक्वल टू t पर इतनी है। अब समय थोड़ा और बीता, dt समय थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बीता और थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में dn की संख्या में ये मतलब यहाँ पर एग्जांपल में 4 न्यूक्लियस हैं जो कि डिके हो गए। अब ये 4 न्यूक्लियस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब ये न्यूक्लियस जो ओरिजिनल न्यूक्लियस थे, पेरेंट न्यूक्लियस थे, वो ड्यूटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको बताया नहीं है। तो dt समय छोटे से टाइम ड्यूरेशन में छोटी सी संख्या में, थोड़ी सी संख्या में कुछ पेरेंट न्यूक्लियस ड्यूटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि वो टूट गए, वो डिके हो गए, है ना। और अब हमारे पास में n-dn की संख्या में न्यूक्लियस अवेलेबल हैं जो कि अनडिकेड हैं और जो कि भविष्य में डिके होने वाले हैं, भविष्य में टूटने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों कितने न्यूक्लियस कितने समय में टूट गए, कितने न्यूक्लियस कितने समय में डिसइंटीग्रेट हो गए, है ना। तो dn की संख्या में न्यूक्लियस वो dt समय में डिसइंटीग्रेट हो गए, डिके हो गए, टूट गए। ठीक है, तो डिके होने का जो टाइम रेट है वो टाइम रेट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं हम लोग R, मतलब कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, है ना। कोई चीज़ है उसको जोड़ दो, इकट्ठा कर दो, तो वो इंटीग्रेशन होता है। लेकिन किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ दोगे, उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके मतलब कि पेरेंट न्यूक्लियस का टूटने का जो टाइम रेट है ना, उसे R हम कहते हैं।
dn क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्ली डिकेड इन टाइम t, टाइम dt। छोटे से टाइम ड्यूरेशन dt में dn की संख्या में जो न्यूक्लियस अवेलेबल थे डिसइंटीग्रेशन होने के लिए, उसमें से कुछ मतलब इतनी संख्या में डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए। ठीक है। और माइनस साइन का मतलब तो आप लोग समझते हो, ये माइनस साइन का इसका मतलब ये है कि dt समय के बाद जो अवेलेबल अनडिकेड न्यूक्लियस है वो संख्या कम है। किसके मुकाबले? जब टाइम t इज इक्वल टू t पर जो अवेलेबल न्यूक्लियस थे उनकी संख्या के मुकाबले। और साथ ही साथ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि मान लो हमारे पास में, हमने ये एग्जाम्पल देखा था, हमारे पास में ये एक छोटा सा पॉन्ड है और ये एक बड़ा सा पॉन्ड है, बड़ा सा तालाब है। इसके अंदर बहुत सारे बबल्स हैं, बहुत सारे। और जो हमारे पास में छोटा सा पॉन्ड है उसके अंदर बहुत कम संख्या में बबल्स अवेलेबल है जो कि फूटने के लिए बैठे हुए हैं। अब बच्चों सीधी सी बात है कि अगर मैं छोटे से टाइम ड्यूरेशन dt की बात करूं तो इस टाइम ड्यूरेशन में इस तालाब में, इस पॉन्ड में बबल्स ज़्यादा संख्या में फूटेंगे। मान लो कि dt समय के अंदर इतने सारे जो बबल्स हैं वो फूट गए, तो इस फूटे हुए dt समय के अंदर जो फूटे हुए बबल्स हैं उनकी संख्या को मैं dn1 कह देता हूँ। और ये जो छोटा सा पॉन्ड है यहाँ पर थोड़े से ही बबल्स अवेलेबल हैं, तो dt समय के अंदर जो बबल्स फूटेंगे वो थोड़े से ही फूट पाएंगे। इसकी संख्या को मैं dn2 कह देता हूँ। तो dn1 विल बी ग्रेटर देन dn2, मतलब समान समय में, सेम टाइम ड्यूरेशन में जहां पर बबल्स अवेलेबल हैं ज़्यादा फूटने के लिए, वहां पर बबल्स छोटे समय में ज़्यादा फूटेंगे। मान लो कि 1 सेकेंड के अंदर बबल्स यहां पर 1000 फूटे। क्यों 1000 बबल इसलिए फूटे? क्योंकि यहां पर इतने सारे बबल्स प्रेजेंट थे और यहां पर केवल इतने ही बबल प्रेजेंट थे, तो 1 सेकेंड के अंदर केवल और केवल 15 बबल्स फूट गए। इसका मतलब ये होता है कि बबल्स का फूटना वो अवेलेबल बबल्स के प्रोपोर्शन में होता है। जहां पर अवेलेबल बबल्स ज़्यादा होते हैं फूटने के लिए, वहां पर सेम टाइम ड्यूरेशन में बबल्स ज़्यादा फूटते हैं। किसके मुकाबले? जहां पर बबल्स अवेलेबल कम है फूटने के लिए, उसके मुकाबले। तो इसका मतलब ये होता है कि सेम समय में, समान टाइम ड्यूरेशन में जो बबल्स फूटते हैं उनकी संख्या, मतलब नंबर ऑफ बबल्स जो फूट रहे हैं इन टाइम dt, वो संख्या प्रोपोर्शन में होती है कि कितने बबल अवेलेबल हैं फूटने के लिए। अब इस एग्जांपल से यहाँ पर ये समझ लो कि हमारे पास में ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब्सटेंस है। मान लो कि ये 5 ग्राम का सब्सटेंस है और यहाँ पर 500 ग्राम्स में सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो बबल्स अवेलेबल है, सॉरी यहाँ पर जो अभी वो तो मैंने एग्जांपल पे बोला था, यहाँ पर जो बबल्स अवेलेबल है, फिर से सॉरी, यहाँ पर जो बबल्स अवेलेबल हैं, फिर से सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्ली अवेलेबल है डिसइंटीग्रेट होने के लिए वो ज़्यादा संख्या में है, और यहाँ पर जो 5 ग्राम का एलिमेंट है, यहाँ पर जो न्यूक्ली अवेलेबल है डिसइंटीग्रेट होने के लिए, डिके होने के लिए, उनकी संख्या यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर सेम टाइम ड्यूरेशन dt में जो न्यूक्ली डिसइंटीग्रेट होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जितने न्यूक्ली यहाँ पर dt समय में टूटेंगे वो ज़्यादा होंगे किसके मुकाबले? यहाँ पर जो न्यूक्ली टूट जाएंगे इतने ही समय में, उसके मुकाबले,
है ना। इस बात को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। स्टार्ट करते अब हैं आगे हम लोग derivation, मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके फाइंड आउट करने वाले हैं। तो R इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, N0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो ये इनिशियल टाइम है। N कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्ली अनचेंज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू t। अनचेंज्ड मतलब अनडिकेड एट टाइम t इज इक्वल टू t। एंड dn इज नंबर ऑफ न्यूक्ली डिकेड इन टाइम ड्यूरेशन dt। हमने ये देखा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ टूटना, वो है माइनस dn बाय dt। तो माइनस क्यों है ये आप समझ चुके हो, dt क्या है ये आप देख चुके हो, dn क्या है ये भी आप देख चुके हो। अच्छा, तो ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये प्रोपोर्शन में होता है कि आपके पास में कितने न्यूक्ली अवेलेबल हैं जो कि अनडिकेड है और जो भविष्य में डिके हो जाने वाले हैं, जो भविष्य में टूट जाने वाले हैं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इक्वलिटी साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी और ये कांस्टेंट हम लेम्डा यूज करने वाले हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस dn बाय dt। हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये जो माइनस साइन है वो मैं यहां पर लेके जा रहा हूं और हम ऐसे लिख सकते हैं dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा कैपिटल N। अब यहां पर ये जो लेमडा है वो लेमडा क्या है, तो लेमडा को कहते हैं हम लोग डिके कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या पूरा नाम बोले तो रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, ये नाम भी हम बोलते हैं किसका, इस लेमडा सिंबल का। अच्छा, अब ये dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। यहां पर हम इस n को dn के नीचे लेके जाएंगे और dt को हम इक्वलिटी साइन के अपोजिट लेके जाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे dn बाय n को नीचे लेके आ जाओ इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, यहां पर ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं दोनों साइड, वो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, दोनों साइड तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, देखो बच्चों जब टाइम 0 था उस समय जो अवेलेबल अनडिकेड न्यूक्ली थे वो N0 की संख्या में थे, और जब टाइम बीत करके t इज इक्वल टू टी टाइम हो गया तो उस समय अवेलेबल न्यूक्ली जो कि अनडिकेड थे और जो डिके होने के लिए, टूटने के लिए अवेलेबल है, उन न्यूक्ली की संख्या कैपिटल N है। dn अपॉन n, तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो dn अपॉन n का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो नेचुरल लॉग ऑफ n होगा, और माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, और लेमडा तो डिके कांस्टेंट है ये भी इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। अब dt का जो इंटीग्रेशन है वो t होगा, लिमिट हमको रखनी है 0 से लेके t तक। अब यहां पर देखो इस लिमिट का यूज करेंगे, एक बार n के बदले हम n यूज करेंगे और माइनस साइन लगा के n के बदले n0 यूज करेंगे, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, एक बार t के बदले t लिखना है और फिर माइनस करके 0 लिखना है t के बदले, t माइनस 0 ऐसे। अब हम एक रूल बताते हैं आपको लॉग का, वो ये है कि log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें यहां पर लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ
n अपॉन एन ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस लेमडा, यहां पर तो हमको t मिलने वाला है। बच्चों मैं आपको लॉग का ये रूल बताता हूं। लॉग a टू दी पावर b इज इक्वल टू c हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो b है ना वो a की पावर c है। ठीक है। दूसरी बात, नेचुरल लॉग अगर किसी का भी आप लेते हो तो उसका मतलब होता है कि आप लॉग ले रहे हो e बेस के साथ। तो यहां पर अगर आप n बाय एन जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग बेस e को रखना है n बाय एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। मतलब n अपॉन एन जीरो का वैल्यू आपको मिलेगा e की पावर माइनस लेमडा टी, कुछ इस तरह से। अब इस n जीरो को इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म बन गया है आपके डीके लॉ का। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ या रुदरफोर्ड सोडी इक्वेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके। यहां पर आप एक ग्राफ देख सकते हो। यहां पर हमने टाइम t वर्सेस कितनी संख्या में न्यूक्लियस अवेलेबल है डिसइंटीग्रेट होने के लिए, इसका ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है और यहाँ पर ये ग्राफ हमको जो किसी भी समय t पर अवेलेबल न्यूक्लियस जो कि अनडिकेड फॉर्म में है, जो कि भविष्य में डिके होने वाले हैं, उनकी संख्या बताता है। आगे बच्चों हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, जिसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, वो होता क्या है। तो अभी हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशन डीके की देखी वो देखी n इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की टर्म देखो, ये टर्म नंबर बताती है। मतलब कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये दूसरी टर्म है वहाँ पर भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा एन जीरो का तो ये तो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा जहाँ तक लेमडा का सवाल है। अगर लेमडा का यूनिट वो 1/सेकेंड हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में टाइम का यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, हमको एक नंबर मिलेगा, ई की पावर में एक नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लेमडा है, ये लेमडा ये टाइम का रेसिप्रोकल है, या ऐसा समझ लो कि जो ये टाइम है वो लेमडा का रेसिप्रोकल है। तो अगर आप टाइम को लेमडा का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो इस इक्वेशन में इस टाइम की वैल्यू को पुट करो, n इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लेमडा, टाइम के बदले आपने 1/लेमडा लिया है, ये आपस में कट जाएंगे तो हमको क्या मिला, n इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई की पावर -1। तो e की पावर -1 का मतलब होता है 1/e, और e का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.71। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको n इज इक्वल टू एन जीरो अपॉन 2.71 मिला। ठीक है, इसको आप प्रोसेस करोगे तो 1/2.71 का वैल्यू आप अगर लिखोगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 0.368, है ना, और ये n0 लिख दो यहाँ पे,
ये मिला आपको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ N0। ठीक है, अब हम डेफिनेशन बनाएंगे कि डिके कांस्टेंट क्या है। तो हम ये कहेंगे कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। और कितने समय का रेसिप्रोकल होता है? तो उतने समय का रेसिप्रोकल होता है जितने समय में अगर अवेलेबल न्यूक्ली 0 समय पर इनिशियली N0 हो तो उसका 36.8% टाइम ड्यूरेशन T के बाद अनडिकेड न्यूक्ली अवेलेबल है। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि लेम्डा मतलब रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ न्यूक्ली अवेलेबल टू डिके, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is reduced to 36.8% of number of nuclei remained unchanged या undecayed at time t is equal to 0। फिर से डिके कांस्टेंट वो उस टाइम ड्यूरेशन का रेसिप्रोकल होता है जिस टाइम ड्यूरेशन में टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिनल टाइम पे जितने न्यूक्ली अवेलेबल थे डिके होने के लिए उसका 36.8% अब अवेलेबल है डिके होने के लिए, मतलब अनडिकेड न्यूक्ली अवेलेबल है 36.8% ऑफ N0। ठीक है, अब लेम्डा का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? आप लिख दो T-1, क्योंकि आप देख चुके हो कि जो लेम्डा का यूनिट है वो पक्का 1/सेकेंड होना चाहिए। जो रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट है वो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, लक्षण है। तो lambda disintegration constant is characteristics of radioactive substance। अब दोबारा से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिके पर आते हैं। -dN/dt इज इक्वल टू लेमडा n, या कुछ बच्चे इस तरीके से भी लिखते हैं dN/dt इज इक्वल टू -लेमडा n। तो जितना लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही जो ये डिके रेट है, डिसइंटीग्रेशन रेट है, उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। मतलब कि डिके फास्ट होगा, टूटने का रेट ज़्यादा होगा, कम टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा संख्या में मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर लेमडा का वैल्यू स्मॉल है तो ऐसी कंडीशन में जो डिके रेट है वो कम होता है, मतलब कि जो डिके है वो स्लो है, धीरे धीरे न्यूक्लियस टूटते हैं। अगर लेमडा का वैल्यू मतलब रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट ज़्यादा है तो फास्ट या रैपिड डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस का होता है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ क्या होती है? तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में जो इनिशियल टाइम पर न्यूक्ली अनडिके अवेलेबल थे उनकी संख्या आधी हो जाए। मतलब दिस इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्ली ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स। जितने अवेलेबल जो न्यूक्ली थे अनडिके उनकी संख्या आधी हो गई, मतलब आधे संख्या में जो न्यूक्ली है वो टूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। अब आधी संख्या में न्यूक्ली अवेलेबल है टूटने के लिए।
हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सिंबल हम हाफ लाइफ का दिए देते हैं टी एच, टी हाफ, ठीक है, शॉर्टकट में टी एच ऐसे लिख देंगे। तो हमको ये पता है कि टी एच जितने टाइम ड्यूरेशन में इनिशियली हमारे पास में N0 की संख्या में अनडिकेड न्यूक्ली अवेलेबल थे, और जब समय बीत गया टी एच जितना, तो अब हमारे पास में इसके आधे न्यूक्ली डिके हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो अवेलेबल अनडिके न्यूक्ली की संख्या इतनी होगी N0/2। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को हम कैसे लिखते हैं? N = N0 e⁻⁻λT। तो अगर यहाँ पर T, ये जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, इसको मैं TH लिख दूं, तो ये जो अवेलेबल न्यूक्ली जो कि अनडिके है उसका नंबर N0/2 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? N के बदले लिख दो N0/2 ऐसे, = N0 e⁻⁻λTH। मैंने यहाँ पर स्मॉल th लिख दिया है, आप कैपिटल TH लिखना ऐसे, ये कट गया आपस में, ठीक है। अच्छा, तो 1/2 = 1 की पावर माइनस λTH है, तो ये कितना हो जाएगा? अब माइनस नहीं आएगा, लैम्डा हाफ टाइम ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड, तो = e⁻λTH। अब दोनों तरफ हम लोग नेचुरल लॉग लिए लेते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 = ये हो जाएगा λ/TH। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्या होता है। ये वैल्यू जब हम लॉग टेबल में देखेंगे तो मिलेगी हमको 0.6931 = λTH। तो लैम्डा को इक्वलिटी साइन के अपोजिट लेके जाते हैं तो कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा, TH = 0.6931 अपॉन लैम्डा, डिके कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं हाफ टाइम = 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना, और इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि जो ये हाफ टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है डिके कांस्टेंट के। इसका मतलब ये होता है कि डिके कांस्टेंट अगर ज़्यादा वैल्यू का है तो हाफ लाइफ कम होती है, मतलब कम समय में ज़्यादा संख्या में न्यूक्ली डिके हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ हमने बनाया है टाइम t वर्सेस कितनी संख्या में अनडिके न्यूक्ली अवेलेबल है उस समय में। तो ये ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर जब टाइम 0 था तो उस समय जो न्यूक्ली अवेलेबल थे डिके होने के लिए, मतलब अनडिके न्यूक्ली, वो N0 की संख्या में थे। अब ये न्यूक्ली में से आधे टूट चुके हैं टाइम ड्यूरेशन TH में, मतलब हाफ टाइम में, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने हाफ टाइम लिखा। अब जो न्यूक्ली अवेलेबल है N0/2 अनडिके न्यूक्ली अवेलेबल है, ये अनडिके न्यूक्ली अपने उस नेक्स्ट हाफ टाइम में इसके भी आधे हो जाएंगे, मतलब कि N0/4 की संख्या में हो जाएंगे, और उस समय जो हाफ टाइम है वो 2 बार हो चुका, ठीक है। तो N0 का हाफ टाइम ये रहा, N0/2 का हाफ टाइम ये रहा, और अब यहाँ पर 2TH जितने समय में जो न्यूक्ली अवेलेबल हैं अनडिके, वो अपनी संख्या की आधी संख्या में हो जाएंगे अगर उसका फिर से हाफ टाइम आ जाए। इसका मतलब ये तीसरी बार हाफ टाइम आ गया, ठीक है। और
ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक, जैसे जैसे समय बीतता है जो अनडिके न्यूक्ली हैं वो आधे होते जाते हैं, फिर उसके आधे होते जाते हैं, उसके आधे होते जाते हैं और उसके आधे होते जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे समय के बाद, मतलब इन्फाइनाइट समय के बाद, जो अनडिके न्यूक्ली N0 की संख्या में अवेलेबल थे तो उनकी संख्या अब कुछ नेग्लिजिबल बनेगी, जीरो तो नहीं हो पाएगी। जब इनिशियल टाइम पर, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, इस टाइम पर जो अवेलेबल अनडिके न्यूक्ली थे वो N0 की संख्या में थे। जब टाइम TH जितना बीत गया तो उसके बाद में अब अवेलेबल जो न्यूक्ली है डिके होने के लिए वो इतने बचे, N0/2। इसके बाद में ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, TH। ठीक है, इसके बाद में TH जितना टाइम ड्यूरेशन और पास हुआ, तो ये जो TH जितना टाइम ड्यूरेशन पास हुआ, तो अब जो टाइम हो चुका है वो 2TH हो चुका है। तो अब ये जो अवेलेबल न्यूक्ली थे उनकी संख्या अब उससे भी आधी हो जाएगी, N0/4। अब दोबारा से जो टाइम ड्यूरेशन है हाफ टाइम फिर से पास हुआ। अब यहाँ पर जो टाइम हो गया है वो 3TH जितना टाइम हो गया है, और यहाँ पर अब जो अवेलेबल न्यूक्ली है अनडिके वो इसके भी आधे, मतलब N0/8 हो जाएंगे। N0/2 को लिखते कैसे हैं, N0 1/2। N0/4 को लिखते कैसे हैं, N0 × 1/2 की पावर 2। N0/8 को कैसे लिखते हैं, N0 × 1/2 की पावर 3, है ना। तो जब टाइम 3TH हो जाता है तो उस समय जो अवेलेबल न्यूक्ली है वो N0 × 1/2 की पावर 3 हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब आगे का जो समय है वो समय N × TH हो जाता है ना, हाफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर n, इतना समय हो जाता है, तो उस समय अवेलेबल अनडिके जो न्यूक्ली हैं उनकी संख्या N0 × 1/2 की पावर n इतनी हो जाती है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्ली अवेलेबल एट टाइम N × TH वो इतने हैं। तो अगर n हाफ लाइफ बीत जाएगी तो हमारे पास में अनडिके न्यूक्ली जो अवेलेबल हैं वो N0/2 की पावर n इतने हो जाएंगे। इसको ही हम लोग N0 × 1/2 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो n = N0/2 की पावर n, N0 को इसके नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा n/N0 = 1/2 की पावर n, ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो टाइम t बीता, ठीक है, इस टाइम ये कितना टाइम t बीता है, टाइम t = N × TH, यहां पर लिख लो टाइम t = N × TH, है ना। तो ये t = 0 से लेकर के यहां तक का जो टाइम है इसको मैंने t कह दिया है। तो ये कितना टाइम बीता, इतना टाइम बीत गया, t = N × TH। तो n = T/TH ऐसे लिख सकते हैं। इस n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी n/N0 = 1/2 की पावर T/हाफ टाइम। ये इस इक्वेशन को बच्चों आप याद कर लेना, ब्रैकेट बना दूं, ये बना दिया, ठीक है।
बच्चों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे नेचर में, इस यूनिवर्स में पहले हो सकता है कि बहुत सारे तरह तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हों, और वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनका डिके होते हुए, मतलब उनका हाफ टाइम आया होगा तो उनकी संख्या आधी हो गई होगी, उसके बाद फिर हाफ टाइम आया होगा तो उनके उन सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस की संख्या और आधी हो गई होगी। ऐसे करते करते समय बीतने के बाद में आज नेग्लिजिबल या ज़ीरो की संख्या में वो एलिमेंट अवेलेबल हों, मतलब वो एलिमेंट जो पहले थे आज अवेलेबल न हो। तो ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। और उन एलिमेंट्स को हम लेबोरेटरीज में बना सकते हैं। ट्रिटियम और प्लूटोनियम के लिए हाफ टाइम बहुत कम होता है। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट बहुत छोटे समय में अपने अवेलेबल अनडिके न्यूक्लिय की संख्या आधी कर लेते हैं। तो इतना कम हाफ टाइम होने के कारण अब ये अभी इस समय नेचर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इनको लेबोरेटरीज में बना सकते हैं। जो ये हाफ टाइम हमने पढ़ा, ये प्रेशर, टेम्परेचर जैसी कंडीशंस से अनअफेक्टेड होता है। अगर हम किसी एलिमेंट के लिए, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ टाइम पता करना चाहते हैं तो हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन R की मदद से पता कर सकते हैं।